साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी ARO 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग दे IAS कोचिंग संस्था के द्वारा कराए गए टेस्ट सीरीज में से एक पेपर को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट में हम लोग 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और शेष बचे हुए 70 क्वेश्चन को हम लोग इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। जब हम विभिन्न आय वर्ग के बीच कितनी विषमता है इसकी माप करते हैं तो यह किस प्रकार की गरीबी को प्रदर्शित करता है। तो यह जो है यह सापेक्ष गरीबी को, ठीक है, ये सापेक्ष गरीबी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, गरीबी किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह की अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाने की एक दशा है। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, सापेक्ष गरीबी तथा निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है, किंतु जब गरीबी रेखा को मानक मानकर इससे विचलन की स्थिति ज्ञात करते हैं तो इसे निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। ठीक है, एक रिलेटिव पॉवर्टी होती है अर्थात सापेक्ष गरीबी और दूसरी होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी अर्थात निरपेक्ष गरीबी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक कमेटी ने बेरोजगारी के माप के संबंध में तीन धारणाओं यथा सामान्य स्थिति, साप्ताहिक स्थिति तथा चालू या दैनिक स्थिति का प्रतिपादन किया था। तो यह प्रतिपादन जो है भगवती कमेटी ने, किसने? भगवती कमेटी ने। देखिए 1973 में बेरोजगारी की समस्या के अध्ययन के लिए बी भगवती की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ कमेटी की नियुक्ति की गई, जिसने बेरोजगारी की माप के संबंध में तीन धारणाओं सामान्य स्थिति, साप्ताहिक स्थिति, चालू या दैनिक स्थिति का प्रतिपादन किया। आगे बढ़ते हैं। जीरो नेट ऐड से तात्पर्य क्या है? जीरो नेट ऐड से तात्पर्य क्या है? तो देखिए इसका तात्पर्य है किसी देश विशेष की आर्थिक व्यवस्था में स्वनिर्भरता से, ठीक है, स्वनिर्भरता से तथा उसे किसी विदेशी आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्रियाशीलता कुछ नियमों पर आधारित होती है। इन नियमों के प्रतिपादक कौन हैं? तो इन नियमों के प्रतिपादक हैं बैरी कैमेनोर हैं। ठीक है, देखिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्रियाशीलता के मुख्यतः चार नियम हैं। इनका प्रतिपादन अमेरिकी बायोलॉजिस्ट और पर्यावरणविद बैरी कैमेनोर ने किया था। चार नियम कौन है? पहला नियम है एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग। दूसरा नियम है एवरीथिंग मस्ट गो समवेयर। तीसरा है नेचर नोज वेस्ट। चौथा है देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच। आगे बढ़ते हैं। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं संस्थान और उनकी अवस्थिति, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए आपका इसमें CIRG इसका फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान या इंग्लिश में सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स। ये कहां पर है? तो ये आपका मथुरा में, ध्यान रखिएगा, दो से मिला दीजिए। दूसरा है IICT मतलब भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान या इंग्लिश में कहें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी। ये कहां पर? भदोही में है, वन से मिलाइए। NSI अर्थात राष्ट्रीय शर्करा संस्थान या इंग्लिश में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। तो ये आपका कहां पे है? ये आपका कानपुर में है। कहां पे है? कानपुर। तीन से मिला दीजिए। NIV अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी, ये आपका कहां पर है? ये इंग्लिश में कहे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी, इंग्लिश में भी यही हो जाएगा। ये नोएडा में है। तो इसको चार से मिलाइए तो 2134 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 क्या है? डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाता है कब? यह इसका आयोजन जो है प्रति दो वर्ष पर रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। वर्ष 2022 में इसके 11वें संस्करण का आयोजन लखनऊ में किया गया था। अब 2024 में होगा। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है झील और अवस्थित के बारे में? गौर झील रामपुर में है। गौर झील कहाँ पे है? रामपुर, उत्तर प्रदेश। बरुआ सागर झांसी में है। बेला सागर मिर्जापुर में नहीं बल्कि महोबा में है। ठीक है, ये महोबा में है। और औधीताल वाराणसी में है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन प्रारंभ हुआ था। ये प्रारंभ हुआ था कब? वर्ष 1992 में। उत्तर प्रदेश में वनों को वर्ष 1935 में राजकीय संपत्ति घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है परंपरागत उद्योगों का विकास करना, स्थानीय कौशल का विकास करना, वस्तुओं का अधिक मात्रा में निर्यात करना। ये सभी इसके उद्देश्यों में शामिल है और इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2018 को की गई थी, इसलिए डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला है निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर है? क्या है प्रश्न? 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर। तो देखिए सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है? केरल में।
सर्वाधिक नगरीकरण कहाँ पे है? गोवा में। सर्वाधिक साक्षरता में दूसरे नंबर पर मिजोरम है और सर्वाधिक नगरीकरण में दूसरे नंबर पर मिजोरम है। तो यहाँ पर उत्तर आपका क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम आपका साक्षरता में भी दूसरे नंबर पे है, नगरीकरण में भी दूसरे नंबर पे है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके मुख्यालय के संबंध में? तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन ये जिनेवा में है, वहीं यूरोपीय आर्थिक समुदाय ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय। विश्व बैंक न्यूयॉर्क में नहीं, विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, यूएसए के वाशिंगटन डीसी में है, ना कि न्यूयॉर्क में। तो सी ऑप्शन सही नहीं है। आसियान का जकार्ता, इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 क्या है? शून्य बजट प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। कहाँ किया गया था? तो यूएसए के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है। इस प्रकार की बजट प्रणाली में गत वर्ष के व्यय का कोई उल्लेख नहीं होता है। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली केवल एक बार वर्ष 1985 में प्रचलन में लाई गई थी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, सत्य कथन है या हैं? दो कथन कौन से हैं? देखिए, पहला कथन क्या है? इन्वेस्ट यूपी के अंतर्गत गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। नहीं, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। इन्वेस्ट यूपी के गवर्निंग अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। तो पहला वाला गलत है। ठीक है। इसकी स्थापना 9 जून 2020 को की गई थी। दूसरा कथन, इन्वेस्ट यूपी एक निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी है जिसकी स्थापना उद्योग बंधु के स्थान पर की गई है। यह कथन आपका सही है। उद्योग बंधु की स्थापना जो है कब की गई थी? 1 जनवरी 1999। यहाँ पे दूसरा वाला कथन सही है, पहला गलत है। तो बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया गया, कब किया गया? 2020 में। ठीक है, 20 मई 2020 को उत्तर प्रदेश ने सूचना प्रौद्योगिकी में स्टार्टअप नीति 2017 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है। अगला जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से असत्य कथन कौन सा है। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर 57.2% है, ये कथन सही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के कार्यबल में महिलाओं की सहभागिता दर 16.75% है, 16.75, ये भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, कोई असत्य नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पूर्व में मोहम्मदगढ़, शोभितगढ़ तथा कोल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था? किस क्षेत्र को? अलीगढ़ को। ठीक है, अलीगढ़ को पूर्व में कोल क्षेत्र के नाम से जानते थे। 1524-25 में इब्राहिम लोदी ने इसका नाम मोहम्मदगढ़ रखा था। मुगल गवर्नर शोभित खान ने बाद में इसका नाम शोभितगढ़ रखा तथा 1803 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। नरहरि दास निम्न में से किसके गुरु थे? नरहरि दास जो हैं ये तुलसीदास के, किसके थे? तुलसीदास के गुरु थे। ठीक है। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम राम बोला था और रामचरितमानस इनकी प्रमुख रचना रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। फंडिंग टू द अनफंडेड निम्नलिखित में से किस एक योजना का लक्ष्य है? तो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का, फंडिंग टू द अनफंडेड। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। इसमें सूक्ष्म संस्थाओं को शिशु, किशोर तथा तरुण श्रेणी में, 3 श्रेणियों में, शिशु, किशोर तथा तरुण श्रेणी में बांट करके ऋण प्रदान किया जाता था। इसका लक्ष्य है धनहीन को धन प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो किस्सा राधा कन्हैया के लेखक लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कथन कांड का प्रश्न है अभिकथन है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। सही बात है, कारण संविधान में उद्देशिका का वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है, क्योंकि तो कथन कांड दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। बधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 को संविधान के किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन हेतु पारित किया गया था? तो इसको अनुच्छेद 23 के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 23 के लिए देखिए, अनुच्छेद 23(1) के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलाश्रम प्रति निषिद्ध किया गया है। अनुच्छेद 23 द्वारा प्रदत्त या संरक्षण राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 23 द्वारा यह संरक्षण राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति द्वारा कुछ क्षेत्रों से विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा हेतु मनोनीत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र इसमें सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा क्षेत्र नहीं? सहकारिता क्षेत्र इसमें सम्मिलित नहीं। इसमें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा ये सभी हैं। ठीक है, परंतु इसमें आपका
सहकारिता नहीं आता है, ए ऑप्शन नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, सत्य कथन बताना है कौन सा है। पहला, राज्यों की राजभाषाओं के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 345 के तहत वर्णित है, ये कथन सही है। दूसरा, राज्यों के लिए राजभाषा के निर्धारण संबंधित राज्य के राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है, ये कथन आपका सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है। थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन वर्ष 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में हुआ था। अगला है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसमें दल बदल के आधार पर संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता के अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है? तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम में। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, अब यहाँ पर हम लोग ये जो रीजनिंग के प्रश्न, इन प्रश्नों को छोड़ते हुए क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 पे 108 नंबर क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो देखिए, हाइड्रा में रक्त नहीं होता है किंतु उसमें श्वसन होता है, तो रक्त का अभाव सही है। जीवाणु ये मोनोरा जगत के होते हैं। देखिए, जीवाणु सबसे सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोश की आद्य जीव होते हैं जिन्हें मोनेरा जगत में रखा गया, तो ये भी सही है। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा, एक कोश की जीवों में जनन अलैंगिक विधि के द्वारा होता है, ये भी सही। सभी के सभी यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से किस एक को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? किस एक को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? तो अग्नाशय रस को। किसको कहा जाता है? अग्नाशय रस को। आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन। देखिए, अग्नाशय जो होता है ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, पहली लीवर है। इससे अग्नाशी रस स्त्रावित होता है जो क्षारीय होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। जबकि पित्त रस की बात करें, पित्त रस का स्त्रावण जो होता है यकृत द्वारा अर्थात लीवर के द्वारा होता है। इसका भंडारण पित्ताशय में होता है, यह वसा का पायशीकरण करता है। वहीं जठर रस अमाशय द्वारा स्त्रावित होता है जिसमें HCl उपस्थित होता है। वहीं लाइपेज जो है, ये लाइपेज एंजाइम लिपिड का पाचन करता है, लिपिड्स का पाचन करता है। आगे चलते हैं, लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। तो पहला, लाइकेन कवक तथा शैवाल के परस्पर सहजीवी संबंधों का परिणाम है सही। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां लाइकेन नहीं युक्त। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है क्योंकि ये वायु प्रदूषण का एक अच्छा संकेतक है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा? देखिए, तो यहाँ पर भाप अंगार गैस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 होता है। वायु अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 होता है। प्राकृतिक गैस जो है CH4 प्लस ईथेन होता है। सार्वत्रिक विलायक जो होता है वो HCl नहीं बल्कि जल होता है, तो डी वाला सही नहीं है। जल के हाइड्रो इलेक्ट्रिक नियतांक का मान अधिक होने के कारण इसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है या यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो इन चारों में तांबा जो है ये मुक्त एवं संयुक्त अवस्था दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। इससे उत्कृष्ट धातु कहा जाता है, इसे उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। यह संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो देखिए, इसमें से इन चारों में से जो अशुद्ध जल होता है ये जल का सबसे शुद्ध रूप होता है, यह मिश्रण नहीं है। जबकि वायु, LPG व गैसीलोन मिश्रण है। महिलाओं में गर्भावस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो आवश्यक है। यह प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन को स्त्रावित करने का कार्य करता है। हेन एंड चिकन रोग किसमें होता है? तो ये किस फल में होता है? अंगूर में होता है। यह बोरान तत्व की कमी से होता है, हेन एंड चिकन रोग अंगूर में। आगे बढ़ते हैं, दो सूचियां फल या सब्जियां तथा उनकी प्रजाति, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, यहाँ पर धान की जो प्रजाति है वो कौन सी है? जया, दो से मिलाइए। भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति है जया। वहीं चना का सम्राट 1 से मिला दीजिए। आम का सिंधु, ये गुठली नहीं पाई जाती इसमें। पपीता का पूषा जायंट 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूली में तीखापन किसके कारण पाया जाता है? महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मूली में तीखापन जो है आइसोसाइनेट के कारण पाया जाता है। 118 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक दलहनी फसलों का जैव उर्वरक है? दलहनी फसलों का, तो राइजोबियम है। क्या है? राइजोबियम है। देखिए, राइजोबियम दलहनी फसलों का जैव उर्वरक है, ठीक है, जैव उर्वरक है ये, बायो फर्टिलाइजर। यह दलहनी फसलों के जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के दलहनी
फसलों के लिए अलग अलग प्रजाति के जीवाणु आवश्यक होते हैं। राइजोबियम जीवाणुओं का एक विशेष व्यवहार होता है। आगे बढ़ते हैं, कृषि विविधीकरण से क्या आशय है? कृषि विविधीकरण, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन से आशय मूल रूप से विविध प्रकार की फसलों को उगाने एवं कृषि की सहायक क्रियाओं का विस्तार किए जाने से है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन, कृषि विविध प्रकार की फसलों को उगाना एवं कृषि की सहायक क्रियाओं का विस्तार करना। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। अभी कथन क्या दिया गया है? राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। ये कथन सही है। कारण, क्योंकि इसका उद्देश्य कृषि जलवायु नियोजन में क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना है। कथन कांड दोनों सही और व्याख्या भी हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। 121 नंबर देखते हैं। जुलाई 2023 में देश भर में पशु चिकित्सा उत्पादों के वैश्विक विनिर्माण केंद्र विकसित करने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा किया गया? तो कामधेनु नहीं, नंदी के द्वारा नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया गया। ठीक है, कौन सा पोर्टल? नंदी पोर्टल। नंदी पोर्टल का पूरा नाम क्या है? एनओसी, अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग्स एंड इनोक्यूलेशन सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। 122 क्या है? जुलाई 2023 में जेम्स फारूक्सन जिम इश्किया को इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह किस देश के निवासी हैं? वह जो हैं यूनाइटेड किंगडम के। कहाँ के हैं? यूनाइटेड किंगडम के हैं। सी ऑप्शन, जेम्स फारूक्सन जिम इश्किया को, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य जयंती पर दिया गया। जुलाई 2023 में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका आयोजन जो है आपके हरियाणा के गुरुग्राम में संपन्न हुआ। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2023। यह सम्मेलन भारत की G20 की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अगला है, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाए जाने की घोषणा की है? कहाँ पर बनेगा? दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है, इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय होगा। आगे चलते हैं। अगला है 126 नंबर क्वेश्चन। जुलाई 2023 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, देखिए, यह जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता CPTPP वर्ष 2018 में 11 देशों के मध्य किया गया एक मुक्त व्यापार समझौता है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार किए जाने वाली वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त करना। 127 नंबर देखते हैं। यह क्या है? केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण IFSCA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसे किया गया? के राजा रामन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण है IFSCA, यह देश में अंतर्राष्ट्रीय सेवा केंद्रों में वित्तीय बाजारों को विनियमित करता है। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है? तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। ठीक है, अगला है, जुलाई 2023 में निम्नलिखित अरब देशों में से कौन मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम अरब देश बना है? तो कौन सा है? UAE, संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, नहीं, हाँ सही है। वित्तीय अपराध में से लड़ने और महत्वपूर्ण योगदान देने वाले को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO का स्थायी सदस्य बना है? तो ईरान। पहले 8 सदस्य थे, अब 9 सदस्य हो गए हैं। ठीक, 4 जुलाई 2023 को। जुलाई 2023 में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष की समस्या के समाधान हेतु गजह कोथा अभियान शुरू किया गया है? कहां पर किया गया है? तो ये असम में शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, असम में। जुलाई 2023 में इंडिया पोस्ट एवं किस देश के पोस्ट के मध्य अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ट पैक्ट सेवा ITPS प्रारंभ की गई है? ITPS, तो ये आपका भारत और कनाडा के मध्य में। ठीक है,
इंडिया पोस्ट से यह सेवा प्राप्त करने वाला कनाडा विश्व का 39वां देश है, 39वां। आगे बढ़ते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 15 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। जुलाई 2023 में किस देश की संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा पर अंकुश हेतु एक विधेयक पारित किया गया? कहाँ पर? इजराइल में किया गया। ठीक है, इजराइल में। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2023 में शालवेक्स 2023 नौसैन्य अभ्यास का आयोजन भारत एवं किस देश की नौसेना के मध्य किया गया? तो भारत और किसके मध्य में? ऑस्ट्रेलिया के मध्य में जुलाई 2023 में शालवेक्स किया गया। ठीक है। यह एक बचाव एवं विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास रहा है। जुलाई 2023 में भारतीय आम महोत्सव आमरस का आयोजन किस देश में हुआ? इसका आयोजन रशिया में किया गया। कहाँ पर? रूस में। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण द्वारा किया गया। अगला है 137 नंबर, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें देश का नया राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक NCSC नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को नियुक्त किया गया है। ठीक है। इस पद पर उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर राजेश पंत का स्थान ग्रहण किया है। 138 नंबर देखते हैं। 138 नंबर क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है सत्य कथन कौन सा। पहला, जुलाई 2023 में क्यू डांग्यू संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक चुने गए हैं। ये कथन आपका सही है। दूसरा, वान डिग्यू दक्षिण कोरिया के कृषि एवं ग्रामीण मामलों के मंत्री रह चुके हैं। नहीं, ये गलत है। ये दक्षिण कोरिया के नहीं बल्कि चीन के कृषि एवं ग्रामीण मामलों के मंत्री रह चुके हैं। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 139, जुलाई 2023 में G20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर संपन्न किया गया? तो इसका आयोजन जो है कहाँ पर हुआ? इंदौर में हुआ। ठीक है, इंदौर में। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है जुलाई 2023 में लिथुआनिया के विलिनियस में हुआ। नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में अटलांटिक संधि के द्वारा की गई थी। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 140 प्रश्नों को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।